Hello students, today I am going to teach you about the abiotic components of ecosystem. As we know that ecosystem has two components, one is abiotic, another is biotic. Now today we discuss about the biotic component of an ecosystem. abiotic component या अजैवीय घटक किसी पारतंत्र के कौन कौन से हैं? तो अजैवीय घटक के अंतर्गत वह सभी वस्तुएं या पदार्थ आते हैं जो कि वहां एनवायरनमेंट में उपलब्ध होते हैं, जो सजीव के अलावा होते हैं। सजीवों के अलावा जो कुछ भी वहां उपस्थित होता है वो सभी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। एबायोटिक कंपोनेंट को ब्रॉड कैटेगरी में हम देखें तो जितने भी वहां कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, या वहां पर जो भी जियोग्राफिकल या भूमि से संबंधित जो भी बनावट उसकी होती है, भूमि मेटा की बनावट, तो ये सभी कारक जो होते हैं मिल करके बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कार्बनिक पदार्थों में जो भी सजीवों के शरीर के विघटन के उपरांत पदार्थ मृदा में या उस पर्यावरण में पाए जाते हैं, सजीव शरीर के विघटन के परिणाम स्वरूप या सजीव शरीर से निकलने वाले पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं एनवायरनमेंट में, वो सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स। कुछ सभी पदार्थ होते हैं तो कुछ जो है उनके शरीर के विघटन के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। जब यही ऑर्गेनिक मैटर्स किसी मृदा की ऊपरी सतह से यानी सॉइल से मिक्सअप हो जाते हैं, तब इसी को हम ह्यूमस या जीवांश बोलते हैं, जो कि एक फर्टाइल सॉइल का लक्षण है। दूसरा, अब इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कार्बन रिच होते हैं। सारी चीजें जो है आप डिग्रेडेशन में पढ़ेंगे, जैसे कि एक एनिमल बॉडी का या प्लांट बॉडी का निर्माण होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें होती है, सभी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत लेकर आते हैं। दूसरा जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मींस जो कि ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीव से प्राप्त होता है, और जो पदार्थ किसी जीव से नहीं स्वतः एनवायरनमेंट में उपलब्ध होते हैं वह सभी क्या हैं? इनऑर्गेनिक, मतलब ऐसे पदार्थ जो जीवों से प्राप्त नहीं होते। जो बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की है वो इसी पर डिपेंड है, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले पदार्थ और ऑर्गेनिज्म से ना प्राप्त होने वाले पदार्थ, जिसको हम कार्बनिक और अकार्बनिक की संज्ञा देते हैं। जब कार्बन रिच होता है उसको हम कार्बनिक पदार्थ, और जिसमें कार्बन की अनुपस्थिति होती है वो अकार्बनिक पदार्थ। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको छोड़कर अकार्बनिक पदार्थ में लवण है, अम्ल है, क्षार है, ये सभी पदार्थ आते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कि उस पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। गैसें जितनी भी हैं वो सभी गैसें भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। दो गैसें प्रमुख रूप से हम लोग उपयोग में लाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु या लाइफ एयर के रूप में जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि भोजन निर्माण के लिए आवश्यक होता है और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में भी सहायक। पृथ्वी पर भोजन निर्माण की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होगी जबकि सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जैसा कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण की घटना का वर्णन कर चुके हैं पिछली कक्षा में। वहां पर हम देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उस सूर्य के प्रकाश में कुछ ऐसी विकिरण होती हैं जिनका उपयोग हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया के लिए करते हैं। ये विकिरण का उपयोग वो भोजन निर्माण की प्रक्रिया के लिए करते हैं, वो दृश्य प्रकाश की रेडिएशंस होती हैं, और इन प्रकाश किरणों का उपयोग या फोटोनिक एनर्जी का उपयोग वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए करते हैं, जल के अपघटन के लिए। और जल के अपघटन के परिणाम स्वरूप जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एटीपी के रूप में संचित किए जाते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होकर निकलता है तो एनर्जी अपनी
उन कंपाउंड्स को दे देता है जो कि एटीपी के रूप में जनरेट होते हैं और स्वयं जाकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन जल का अणु और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की घटना में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए लाइट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा लाइट का दूसरा रोल है जो इसमें इंफ्रारेड्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जितने भी जीव हैं सभी के लिए टेम्परेचर का अत्यंत महत्व है। कुछ कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कुछ अधिक टेम्परेचर में, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जिस पर सभी सर्वाइव करते हैं वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है। ऑप्टिमल टेम्परेचर किसी भी जीव के लिए वह तापमान होता है जिस पर वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर की आवश्यकता सभी जीवों को होती है क्रियाशीलता के लिए। टेम्परेचर भी एक फैक्टर है कहाँ से जनरेट हो रहा है, प्रकाश की इंफ्रारेड रेडिएशन से। इस तरह सॉइल मृदा किसी भी पौधे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में आता है सॉइल, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, खनिज लवण, वायु आदि जो है उपलब्ध होती है। इसी से वो नरिशमेंट या पोषण प्राप्त करके ग्रोथ करते हैं। इसलिए सॉइल महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि बिना इसके जो है जर्मिनेशन नहीं हो सकता। बिना प्लांट के जर्मिनेशन के फूड का निर्माण नहीं होगा, बिना फूड के निर्माण के, भोजन के निर्माण के जंतुओं को भी भोजन नहीं प्राप्त होगा, और बिना भोजन के आगे कोई भी लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। वाटर इनिशियल, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट हम चाहे जो भी बाहर से ले लें, जब तक उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जलीय अपघटन नहीं होगा, तब तक वो हमारे यूज में नहीं आता। जितने भी फूड या भोजन हम ग्रहण करते हैं सबका क्या होता है, जलीय अपघटन होता है, और जब वो जलीय अपघटन होता है तभी वह हमारे उपयोग में आता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ का जब जीव अपने उपयोग में लाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। तो वाटर सबसे बेसिक नीड है, क्योंकि ये जो प्रोटोप्लाज्म का अधिकांश भाग क्या होता है, वाटर ही होता है। और वाटर भोजन के स्वांगीकरण के लिए भी सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए बिना भोजन के एनर्जी नहीं मिलेगी, बिना एनर्जी के वर्क नहीं होगा, कोई बॉडी पार्ट्स फंक्शन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली वाटर इज आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी or organism. So these are few factors which are before you to represent a basic component of ecosystem. कल हम लोग थोड़ा लाइट से इंटर रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं, एक है फोटो पीरियड और दूसरा टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बायोटिक कंपोनेंट खत्म।